Hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our chemistry class जिसमें आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि केमिस्ट्री में कि क्या क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम अपने इस पूरे के पूरे 11th और 12th में यूज करने चल रहे हैं। जैसा कि हम तुम्हें बताए थे कि 11th 12th है तो अलग अलग क्लास, लेकिन इसके कंटेंट जो हैं वो एक प्रकार से जिस तरीके से इंडेक्स में दिया रहता है चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 उस तरीके से सारे चैप्टर्स हैं। मतलब 11th जो है वो तुम्हारा एंट्री पॉइंट है किसी बुक का और 12th जो है वो तुम्हारा लगभग हाफ पार्ट के बाद की बात है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि इस 11th और 12th में जितनी भी केमिस्ट्री की चीजें हम पढ़ेंगे उसके छोटे छोटे हम इसमें पॉइंट्स देखेंगे जिनका हम यूज उन बड़े बड़े चैप्टर्स में करेंगे। इसलिए फुल कंसंट्रेशन चाहिएगा अपने इस चैप्टर में। आ जाते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं हमें यहाँ पर आज क्या डिस्कस करना है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लगभग ये 7 दिन नहीं लगभग 10 दिन लगने वाले हैं यदि हम रेगुलर रहे तब। रेगुलरिटी अगर नहीं बनी तब तो ये चैप्टर लगभग 15 दिन चला जाएगा, लेकिन अगर रेगुलर हम लोग रहे रोज का रोज पढ़े तो ये 10 दिन में लगभग हम लोग समाप्त कर पाएंगे। इस चैप्टर में देखा जाए तो बहुत सारे लगभग 10-12 मेन पॉइंट्स हैं तुम्हारे। पहला तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री है जो आज का हमारा कंसर्न टॉपिक रहने वाला है। दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और तीसरा है नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री लगभग तुम्हारे 3 पेज में इसकी पूरी केमिस्ट्री की डेवलपमेंट दी गई है। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को आधा पेज में बताया गया, उसके बाद नेचर ऑफ मैटर लगभग 2 पेज का कहानी है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रीड कर लेना है। इसमें यही चीज दिया गया है कि किस तरीके से केमिस्ट्री डेवलप हुई, किस तरीके से इनिशियल फेज से लेकर के किस तरीके से मेडुअल फेज और किस तरीके से इस समय मॉडर्न पीरियड में केमिस्ट्री का हम रोल देख रहे हैं अपने आसपास। किस तरीके से इंडिया में केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, केमिस्ट्री को इंडिया ने किस तरीके से उसको कुछ योगदान दिया है, इंडिया में केमिस्ट्री का किस प्रकार से यूज हुआ है, इन सब चीजों की बात इसमें इन दोनों टॉपिक्स में की गई है। तो इसको एक बार रीड कर लेना। कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, ज्यादातर नहीं बनते हैं, लेकिन कभी कभी बन जाते हैं कि इंडिया का रोल क्या रहा है केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में, इंडिया ने क्या किया है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के एरिया में। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स तुम खुद से देख लोगे, सिर्फ रीड करना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं नेचर ऑफ मैटर से। चल भाई, ये रहा अपना सेकेंड टॉपिक, नेचर ऑफ मैटर। मतलब मैटर का क्या नेचर होता है, उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर मैटर क्या होता है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द टर्म मैटर फ्रॉम योर अर्लियर क्लासेस। कह रहे हैं कि मैटर के बारे में तो अपने पिछले क्लासेस से जान रहे हो, यदि नहीं जान रहे हो तो यहाँ पर मैटर की डेफिनेशन दी गई है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का मास हो और वो एक स्पेस ऑक्युपाई करे तो हम उसको कहते हैं मैटर। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे कि यस दिस इज अ मैटर, क्योंकि इसके पास खुद का मास है और ये जब कहीं पर बैठ रहा है, कहीं पर पहुंच रहा है तो ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम मैटर सिंपली कह देंगे। एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जांपल बुक, पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, ऑल लिविंग बीइंग्स एटसेट्रा आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, बुक की बात कर लो, पेन की बात कर लो, एयर की बात कर लो, फैन की बात कर लो, मोबाइल फोन्स की बात कर लो, सब के सब क्या चीज हैं, मैटर हैं या मैटर से बने हुई वस्तुएं हैं। You know that they have mass and they occupy space. Let us recall the characteristics of the states of matter which you learned in previous class. अब मैटर क्लियर हो गया है कि मैटर क्या चीजें हैं, क्या चीज है। अब हम लोग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की अवस्थाएं, मैटर के क्या स्टेट्स होते हैं। You are aware that matter can exist in 3 physical states. हम ये जानते हैं कि मैटर हमें 3 रूप में दिखाई देते हैं। एक पहला सॉलिड हो जाएगा, फिर लिक्विड और गैस,
तीन रूप में हमें मैटर दिखाई देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर इन दीज थ्री स्टेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन फिगर 1.1। फिगर 1.1 में यहाँ पर देखो पिक्चर के फॉर्म में दिखाया गया है। ये है अपना सॉलिड, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, तो पिक्चर बनाने के लिए तुम्हारे आए कि सॉलिड के जरा रिप्रेजेंट करो। सॉलिड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे पिक्चर में, लिक्विड को और गैस को तो इस तरीके से रिप्रेजेंट तुम कर सकते हो। पार्टिकल्स इनके देख रहे हो कितने दूर कितने पास हैं। ठीक है, तो इन्हीं को लेकर के यहाँ डेफिनेशंस वगैरह बनाई जाएंगी। पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड्स in an orderly fashion and there is not much freedom of movement। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे के पास पास एकदम जुटे हुए रहेंगे और इनको मूवमेंट की आजादी बहुत ही कम है, बहुत ही कम। ठीक है, लगभग ना के बराबर है, ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड। लिक्विड्स की बात करें तो इनके पार्टिकल्स क्लोजली रहते हैं लेकिन इनको मूवमेंट करने की आजादी है इन कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स। ये मूवमेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर उधर टहल लेते हैं। However, in gases, the particles are far apart as compared to those present in solid or liquid states, and their movement is easy and fast। और गैस की बात करें तो इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं और अच्छा खासा मूवमेंट करते हैं, और सॉलिड लिक्विड जैसा मूवमेंट नहीं है, इनका बहुत तगड़ा मूवमेंट है, बहुत ही इजी मूवमेंट है, एकदम फ्लेक्सिबली और बहुत ही फास्ट मूवमेंट करते हैं। Because of such arrangement of particles, different states of matter exhibit the following characteristics। तो different states of matter जो हैं वो अलग अलग प्रकार के characteristics हैं, ये सब अपनी कॉपी में लिख लेना भाई। Solids have definite volume and definite shape। सॉलिड के पास वॉल्यूम डेफिनेट रहता है और शेप डेफिनेट रहता है, दोनों चीज। मतलब सॉलिड को चाहे तुम यहां रखो, अपने टेबल पे रखो, चाहो तो तुम एक मग में रख दो, चाहो तो एक टंकी में रख दो, कहीं पर भी सॉलिड को रखोगे तो उसका शेप नहीं बिगड़ेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, ना ही वॉल्यूम चेंज होगा ना ही शेप चेंज होगा। मतलब जैसे ये है हमारा इरेजर है, बड़ा सा सॉलिड है, क्या है सॉलिड। इसको तुम कहीं पर भी रख दो, अपने पाम पर रखे हैं तब भी ये इतना ही है, इसका वॉल्यूम इतना ही है, सेम है, डेफिनेट है, और इसका शेप भी डेफिनेट है, चेंज नहीं हो रहा है। इसको तुम ले जाकर के टंकी में डाल दो, ठीक है, टंकी में डाल दो तब भी ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसका शेप नहीं चेंज होगा, इसका वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। याद रखना, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लिक्विड्स के पास वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है। यदि हम कांच के ग्लास में वाटर को डालेंगे, 1 लीटर पानी को डालेंगे तो वॉल्यूम उसका कितना हो गया 1 लीटर। कांच के ग्लास में 1 लीटर हमने पानी डाला तो उसने शेप किसका ले लिया, कांच का। अब वही हम उठा करके वाटर, अपने ग्लास की वाटर को उठा करके किसी टंकी में डाल दें, बड़ी सी टंकी में डाल दें। अब टंकी में कितना पानी गया 1 लीटर, मतलब वॉल्यूम तो डेफिनेट है हमारा, वॉल्यूम जितना हमारी कांच ग्लास में था उतना ही हमारा टंकी में भी है, लेकिन शेप चेंज हो गया, शेप अब पूरे के पूरे टंकी का ले लिया है। समझ गए? तो लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता है, और सॉलिड्स का दोनों डेफिनेट होता है। इसी तरीके से गैस की बात करें तो गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। गैस को जितना जगह दे दो, जितना स्पेस दे दो, वो उतने स्पेस ऑक्युपाई कर लेगी। ठीक है, जैसे एलपीजी गैस है, हमारे सिलेंडर में गैस भरी हुई है ना, गैस भरी हुई है, वो उतने शेप को क्या करी, ऑक्युपाई करी है। उस गैस को निकाल दो और कमरा क्या कर दो, पूरी तरीके से क्लोज कर दो। अब गैस क्या होगी, अब शेप किसका ले ली है, पूरे रूम का शेप ले लिया, उसने अपना वॉल्यूम बढ़ा लिया। अभी तक एक सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर में थी, अब पूरे किसमें हो गई है, पूरे कमरे में हो गई है। तो गैस क्या होती है, उसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है और ना ही शेप डेफिनेट होता है। तो गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, दे कंप्लीटली ऑक्युपाई द स्पेस इन कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस भी कंटेनर रखोगे उसका प्लेस ले लेगी और पूरा का पूरा स्पेस ऑक्युपाई करेगी। These three states of matter are interconvertible by changing the condition of temperature and pressure।
टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, ये स्टेट्स ऑफ मैटर में हम क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। ऑन हीटिंग, ये इक्वेशन बना लेना, ऑन हीटिंग अ सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू अ लिक्विड। कह रहे हैं कि सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, एंड द लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैस और वेपर। In the reverse process, a gas on cooling liquefies to the liquid, and the liquid on further cooling freezes to solid. ठीक है, समझो, सॉलिड को हम गर्म कर रहे हैं तो लिक्विड बन गया, लिक्विड को गर्म कर रहे हैं गैस बन गया, गैस को कूल करोगे, गैस को कूल करोगे तो लिक्विड, और लिक्विड को कूल कर दो, फ्रीज कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड वापस में मिल जाएगा। आइस का एग्जांपल सोचोगे तो आ जाएगा समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब आज का अपना जो मैटर का जो दूसरा टॉपिक है उसको देखते हैं, ये वाला स्टेट्स ऑफ मैटर कंप्लीट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देख रहे हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसा होता है। अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं वो लगभग तुम्हारे समझ में होंगी, लगभग डेली लाइफ में होती हैं तो वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा रियल लाइफ में हमें मतलब दिखता तो है लेकिन यूजुअली नहीं दिखाई देता है, इस वजह से इसको और अच्छे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। In class 9th chapter 2, you have learned that at the macroscopic or bulk level, matter can be classified as mixture or pure substances. कह रहे हैं कि हम लोग क्लास 9th में पढ़ा था कि मैटर को मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक मतलब जूम जब आउट कर देते हैं, एक जूम इन होता है मतलब एकदम अंदर घुस जाओ, और जूम आउट मतलब एकदम जूम मत करो, ठीक है। तो कह रहे हैं हम बहुत ऊपर से मैक्रोस्कोपिक लेवल से देखेंगे तो हम लोग मैटर को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है मिक्सचर और एक होता है प्योर सब्सटेंस। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये प्योर है, किसको हम प्योर कहते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होता है और चीज उसमें मिक्सअप नहीं रहता है, ठीक है। ध्यान रखना, प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर वो दूसरी चीजें हैं, ठीक है, वो दूसरी चीज है। लेकिन प्योर सब्सटेंस हम किसको बोलेंगे, जो शुद्ध है एकदम, जिसमें और किसी का मिश्रण नहीं है और कोई आकर के उसमें घुला नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, ओनली वन। और मिक्सचर में कई लोग आ जाएंगे, ठीक है। जिसको हम लोग प्योर वाटर कहते हैं वो एक प्रकार से देखा जाए तो वो मिक्सचर है, वो प्योर नहीं, ठीक है। प्योर वाटर दूसरे सेंस में हम लोग कहते हैं, लेकिन प्योर वाटर असल बात में मिक्सचर होता है। दिस कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज शोन इन फिगर 1.2 कहां है अपना, ये मैटर को हमने किस में डिवाइड किया है, मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में, ये फिगर बना लेना। मिक्सचर को फिर फर्दर डिवाइड किया है होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। समझते हैं एक एक को अच्छे तरीके से। When all constituent particles of a substance are same in chemical nature, it is said to be a pure substance. यदि हमारे किसी भी सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिनसे मिलके, जिन पार्टिकल से मिलकर वो सब्सटेंस बना हुआ है, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं यदि वो केमिकल नेचर में सेम है, सबके केमिकल नेचर क्या है, सेम है, एक जैसे हैं, तो हम उनको प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अ मिक्सचर कंटेन्स मेनी टाइप ऑफ पार्टिकल, और मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के पार्टिकल्स के केमिकल नेचर होते हैं, सबके नेचर अलग होंगे। मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर को और अच्छे से डिफाइन किया गया है। अ मिक्सचर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ 2 or more pure substances which may be present in it any ratio, hence their composition is variable. मिक्सचर क्या होता है, तो मिक्सचर में हम लोगों ने देखा कि उसमें एक या दो प्योर सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहते हैं, ठीक है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका केमिकल नेचर अलग है, सिंपल यही है, ठीक है। और वो क्या होते हैं, एक रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं। प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड यू आर मिक्सचर। जो हमारे आसपास चीजें हैं, जो भी चीजें दिखाई देती हैं हमें, लगभग वो मिक्सचर हैं। प्योर सब्सटेंस बहुत ही कम दिखाई देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सुगर सोल्यूशन इन वाटर, एयर, टी एटसेट्रा आर ऑल मिक्सचर। कह रहे हैं हमारे आसपास यदि बात की जाए शुगर सोल्यूशन की, वाटर की बात किया जाए, शुगर सोल्यूशन इन वाटर, एयर की बात किया जाए, टी की बात किया जाए, सब क्या है? मिक्सचर है। देखो शुगर सोल्यूशन में तुम्हारा शुगर मिल गया, वाटर मिल गया, तो दो लोग मिल गए ना, तो मिक्सचर तैयार हो गया। एयर की बात करें तो एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अलग अलग प्रकार की गैसेज हैं, डस्ट भी है। तो ये क्या हुआ? एयर क्या हुआ? एक प्रकार का मिक्सचर हो गया। टी में भी टी लीव्स हैं, वाटर है, शुगर है, और तुम्हारा और क्या है? टी लीव्स हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, और मिल्क है। तो ये सब मिलकर के टी को बनाते हैं, तो टी भी क्या हो गया? एक प्रकार का मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर में भी होमोजेनस और हेट्रोजेनस, मिक्सचर को फर्दर डिवाइड किया गया है होमोजेनस और हेट्रोजेनस में। होमोजेनस मिक्सचर क्या है? इन अ होमोजेनस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। जब तुम्हारा ट्रू सॉल्यूशन, जो कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन बन गया है, कि जो तुम्हारा सॉल्यूट है और जो तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे से अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गए हैं। मतलब तुम कहीं से भी एक ड्रॉप उठा रहे हो, एक पार्ट उठा रहे हो, तो तुम्हें उसमें सभी का मिक्सचर मिल रहा है। उसमें तुम्हें जैसे शुगर और वाटर का हमने सॉल्यूशन तैयार किया है, तो कहीं से भी तुम बूंद एक उठा रहे हो तो तुम्हें मीठी लग रही है। इसका मतलब ये क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। मतलब हर जगह सेम 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 मिल गया है तुम्हें। ठीक है? This means particles of components of the mixture are uniformly distributed throughout the bulk of the mixture and its composition is uniform throughout. कह रहे हैं कि कंपोजिशन जो है पूरी तरीके से यूनिफॉर्म है। मतलब हर जगह जितने भी मिक्सचर के जितने भी हमारे कंपोनेंट्स थे, सब एक दूसरे से मिल चुके हैं, और किसी भी एरिया को तुम उठाओगे तो वहां पर वो सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है? तो जब भी इस तरीके का सॉल्यूशन तैयार हो, यूनिफॉर्मली सॉल्यूशन तैयार हो, कंप्लीट सॉल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे तरीके से मिक्सअप हो गए हों, तो उसको हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन एंड एयर आर द एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर। शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो किसी भी जगह की तुम एक बूंद उठा करके देखोगे, शुगर सॉल्यूशन तैयार करने के बाद तुम चाहे बॉटम से, तुम चाहे तो टॉप से, या तुम साइड से, लेफ्ट राइट से कहीं पर भी एक बूंद उठा करके देखोगे, उसे टेस्ट करोगे तो मीठा दिखाई देगा। और एयर में तुम कहीं की भी एयर को थोड़ा सा क्या कर लो और ले लो और उसमें चेक करो, तो उसमें तुम्हारा जितनी भी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसेस, सब उसमें पाई जाएंगी। सब का उसमें क्या रहेगा? मिक्सचर रहेगा। यदि हेट्रोजेनस की बात करें तो हेट्रोजेनस इससे विपरीत है भाई। इन कंट्रास्ट टू दिस, इन अ हेट्रोजेनस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। इसमें क्या हो रहा है? सिंपली ये समझो, इसमें बालू और वाटर का तुम क्या कर रहे हो? सोल्यूशन बना रहे हो। बालू हो गया सॉल्यूट और वाटर हो गया सॉल्वेंट, इनको क्या कर रहे हो? तुम मिला रहे हो, मिलेगा है नहीं। तो एक ऐसा मिक्सचर तैयार हुआ, हेट्रोजेनस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट और शुगर को मिला दो, नमक और चीनी को मिला दो, पानी नहीं, नमक और चीनी को आपस में मिला दो, एक प्रकार का मिक्सचर है ना। लेकिन कहीं पे तुम देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ चीनी है, कहीं पे देखोगे तुम सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट है, कहीं कहीं पर मिक्सअप हुआ है, लेकिन कहीं नहीं मिक्सअप नहीं हुआ है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजेनस। ग्रेन्स एंड पल्सेस along with some dirt, often stone pieces are heterogeneous mixture। कह रहे हैं ग्रेन्स, अनाज और दाल को मिक्स कर दो, कुछ उसमें कंकड़ पत्थर भी होंगे, तो ये कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजेनस मिक्सचर है। You can think of many more examples of mixtures which you come across in the daily life. It is worthwhile to mention here that the components of mixture can be separated by using physical methods such as simple hand picking, filtration, crystallization, distillation etc. ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये सब फिजिकल मेथड्स हैं हमारे पास, जिनसे हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग करते हैं। हेट्रोजेनस के भी और होमोजेनस मिक्सचर के जो पार्ट कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है? अब बात आती है प्योर सब्सटेंस की। मिक्सचर हम लोगों ने देख लिया। ठीक है? सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि जो मैटर होता है, मैटर को दो टाइप में हम डिवाइड किए, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस।
मिक्सचर में होमोजेनस समझ लिया, हेट्रोजेनस समझ लिया। अब आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस में हम लोगों ने देखा एलिमेंट और कंपाउंड, तो दोनों को अच्छे से पढ़िए। प्योर सब्सटेंस हैव कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। इनका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स रहता है, ऐसा नहीं मिक्सचर की तरीके से हो। ठीक है, यहां पर हमारा जो कंपोजिशन होता है सब्सटेंसेस का वो फिक्स रहता है। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, वाटर एंड ग्लूकोज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना प्योर सब्सटेंस के। तो ये अपने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और ग्लूकोज, ये अपने प्योर सब्सटेंस हैं। ग्लूकोज कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड इट्स पार्टिकल आर ऑफ सेम कंपोजिशन। ग्लूकोज की बात करें तो उसमें कई प्रकार के मिक्सचर हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन इनका जो रेशियो है फिक्स्ड है। तो अगर रेशियो तुम्हारा फिक्स्ड है तो भाई साहब प्योर सब्सटेंस हो। ठीक है, वाटर की बात करें, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड रेशियो है। ठीक है, यदि उसमें डर्ट ना मिली हो, यदि उसमें कुछ पॉल्यूटेंट ना मिले हो, तब की बात कर रहे हैं। यदि हम सिर्फ और सिर्फ H2O की बात करेंगे तो इसमें फिक्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, कंपोजिशन फिक्स है। तो वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस कह देंगे। ठीक है, hence like all other pure substances glucose has a fixed composition, also its constituents carbon, hydrogen and oxygen cannot be separated by simple physical method। और सिंपल फिजिकल मेथड से हम लोग ग्लूकोज से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को अलग भी नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को अच्छे तरीके से समझ पाओगे, वाटर में तुम्हारा H के हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो क्या इनको तुम अलग कर सकते हो सिंपल फिजिकल मेथड से, हैंड पिकिंग से? नहीं अलग कर सकते हो। डिस्टिलेशन या डिकैंटेशन से, इन सब से नहीं कर सकते हो। इनके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, केमिकल मेथड कुछ लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के ये सेपरेट होंगे। प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड करेंगे। Particles of an element consist of only one type of atoms. These particles may exist as atoms or molecule. ऐसे सब्सटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के एटम्स हों, ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, मतलब और एटम्स नहीं हैं। जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया। तो हाइड्रोजन के अंदर जो भी एटम्स रहेंगे, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके अंदर जो भी एटम्स रहेंगे सब के सब हाइड्रोजन 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 के रहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। इसी तरीके से बात करें तो यहां पर कौन कौन से एग्जांपल लिए हैं, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे एलिमेंट एलिमेंट एलिमेंट। लेकिन वाटर में 2 चीजें हैं, वाटर में क्या है, 2 चीजें, तो वाटर क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है भाई, प्योर सब्सटेंस 2 में डिवाइड किया गया ना, एलिमेंट में जो भी एटम्स रहेंगे वो एक ही जैसे रहेंगे। ठीक है, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये सब एक जैसे। वाटर में 2 चीजें मिल गई, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा मिक्सचर नहीं, ये तुम्हारा कंपाउंड हो जाएगा क्योंकि फिक्स्ड है। और ग्लूकोज भी तुम्हारा कंपाउंड हो जाएगा। You may be familiar with atoms and molecules from the previous classes. Atoms और molecules के बारे में बहुत चीजें पहले से जानते होंगे। However, you will be studying about them in detail in Unit 2। और जब हम लोग सेकेंड यूनिट में चलेंगे तो और अच्छे से उनको समझेंगे। सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। तो जितने भी तुमको दिख रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, जो एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे, एक ही टाइप के रहेंगे। सोडियम में तुम्हारे सोडियम के ही एटम्स मिलेंगे, कॉपर में कॉपर के ही मिलेंगे, वाटर में तुम्हारा हाइड्रोजन के मिल जाएंगे, ऑक्सीजन के मिल जाएंगे। तो 2 एटम मिल गए, 2 अलग अलग तरीके के एटम मिल गए, तो वो कंपाउंड में हो जाएगा। सिंपल यही समझ लो। There all atoms are of one type, however the atoms of different elements are different in nature। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, इसके जो एटम्स हैं अलग तरीके के हैं। और एक तुम्हारा सोडियम है Na, इसके अंदर जो एटम्स हैं वो अलग है। तो इन दोनों के एटम्स अलग अलग तरीके के होंगे, ये चीजें बोला है।
Some elements such as sodium or copper contain atoms as their constituent particles, whereas in some others the constituent particles are molecules which are formed by two or more atoms. तो इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जैसे कि कॉपर और सोडियम जिसमें क्या होगा, एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में होंगे, एटम्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में होंगे। इसका ये मतलब होता है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं जिससे वो मिल करके बना हुआ है वो एटम्स ही हैं और सेम टाइप के एटम्स हैं। और कह रहे हैं कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे रहे होंगे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेंगे, जो कि मॉलिक्यूल्स मतलब होता है दो या दो से ज्यादा एटम मिल करके एक जो नई चीज बना रहे हैं उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में तुम्हें ये चीजें देखने को मिलेंगी कि या तो वो सिंपल एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बने हुए हैं और या फिर वो अलग अलग एटम साथ में आकर के मॉलिक्यूल फॉर्म में मॉलिक्यूल बन करके उस एलिमेंट को बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये इसके अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स इन विच टू एटम्स कंबाइन टू गिव देयर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन की बात करें तो हम क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो N2, ऑक्सीजन की बात करें तो O2। तो ये सब हैं एलिमेंट, लेकिन इसमें क्या है, ये मॉलिक्यूल्स इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। और बात करें सोडियम की तो सोडियम क्या है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके एटम्स हैं। लेकिन हाइड्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी एलिमेंट ही है, लेकिन इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। एटम एक दूसरे से मिल करके क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल्स बना रहा है और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 1.3 में इन फिगर्स को शो किया गया है। ये देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके ये बना रहे हैं H2 क्योंकि H2 ही एग्जिस्ट करता है, O of O2। ठीक है, बाकी सोडियम है, कॉपर है, ये सब क्या हैं, ये ऐसे एलिमेंट हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ सोडियम है अंदर। और इस वाले में हाइड्रोजन के 2 एटम्स लगेंगे, तब जाकर के H2 एलिमेंट हमको मिलेगा। देख रहा मॉलिक्यूल इसमें फॉर्म है। चल भाई, when 2 or more atoms, लेकिन ध्यान रखना है एलिमेंट में जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाए वो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बनाए। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाया, तब तो वो कंपाउंड में चला जाएगा। अगर दूसरे एटम से, दूसरे टाइप के एटम से हमने हेल्प ली तब तो कंपाउंड में चला जाएगा। When 2 or atoms of different elements combine together in definite ratio, the molecule of compound is obtained. तब हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड मिल जाएगा। Moreover, the constituents of a compound cannot be separated into simpler substance by physical method. तो भाई साहब हम ये कह सकते हैं कि जो कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको हम सिंपली फिजिकल मेथड से नहीं अलग कर सकते हैं, उसके लिए हमें केमिकल मेथड्स का यूज करना पड़ेगा। दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। तो कंपाउंड समझ में आ गया। कंपाउंड में जो एटम्स रहेंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स के रहेंगे। जैसे वाटर हमारा कंपाउंड है तो इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम लग रहे हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम लग रहा है, तब हमें क्या मिल रहा है, एक कंपाउंड मिल रहा है जिसको हम वाटर के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच सम कंपाउंड्स आर वाटर, अमोनिया, वाटर का फॉर्मूला H2O, अमोनिया का NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और शुगर। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे कंपाउंड हैं, क्योंकि 2 अलग प्रकार के एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, तो 2 अलग प्रकार के एलिमेंट से मिल करके चीजें बन रही हैं, तो उनको हम कंपाउंड कहेंगे। The molecules of water and carbon dioxide are represented in figure 1.4. Figure 1.4 में देखो यहाँ पर शो किया गया है H2O, CO2। ठीक है, चलो भाई इस तरीके से शो कर दिए हैं। Note that a water molecule comprises 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. ठीक है, तो इसको तो हम जान ही रहे हैं कि वाटर बनने में, वाटर जो कंपाउंड है इसको बनने में 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम लग रहा है। Similarly, a molecule of carbon dioxide contains 2 oxygen atoms combined with 1 carbon atom.
और CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें मॉलिक्यूल की, तो इसमें क्या है, कार्बन के हमारे एक एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम्स लग रहे हैं। Thus the atoms of different elements are presented in a compound in a fixed and definite ratio, and this ratio is a characteristics of particular compound। तो हम यहां से देख रहे हैं कि जो हमारा कंपाउंड है इसमें भी फिक्स्ड रेशियो में मिक्सचर हो रहा है, लेकिन दो अलग एटम्स का। Also the properties of a compound are different from those of its constituent elements. For example, hydrogen and oxygen are gases, whereas a compound formed by their combination, that is water, is a liquid। कह रहे हैं कि अब जो फॉर्म हुआ है हमारे सामने कंपाउंड, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के नेचर से बिल्कुल डिफरेंट होगा। जैसे H2O वाटर है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रेजेंस से मिक्सचर से बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखा जाए तो गैसेस हैं, लेकिन ये मिलकर के क्या बना रही है, वाटर बना रही है। वाटर जो कि क्या है, एक प्रकार का लिक्विड है। तो देख रहे हो नेचर चेंज हो गया। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बर्न होता है, ये हम लोग क्लास 10th में देखे थे। एंड ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, और ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट करता है। मतलब हाइड्रोजन क्या हो रहा है, पॉप साउंड के साथ बुझा दे रहा है हमारी कैंडल को, और ऑक्सीजन तो सपोर्टर होता है कंबशन का। और जब इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं तो वाटर इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। इनके मिक्सअप से वाटर बन रहा है, जो कि वाटर क्या करता है, पानी को बुझा देता है। वाटर क्या करता है, आग को बुझा देता है। तो समझ रहे हो कि दो अलग प्रकार के एटम्स, उनकी अलग अलग नेचर है, लेकिन जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो एक अलग प्रकार का नेचर उस कंपाउंड का होता है। तो इस तरीके से जो हमारा डिसाइडेड टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म हो गया। इन दोनों को तुम्हें रीड करना है, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको नजर में आए उसको अपनी कॉपी में लिख लो। नेचर ऑफ मैटर पढ़ाया हमने, इसकी भी रीडिंग मार लेना, और जो भी दिक्कत परेशानी तुम्हें समझ में आए वो हमें बता देना, और बाकी एंजॉय करते रहो। इसके आगे के टॉपिक को हम लोग कल पढ़ते हैं। तो आज के लिए हम लोग अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।